लेक्चर नंबर 29। आज के लेक्चर में एक तो छोटा सा काम हमारा, कल 3 MCQs रह गए थे, आज वो डिस्कशन कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद टेस्ट 2 की डिस्कशन करनी है हमने, और फिर उसके बाद टॉपिक कवर करेंगे कोसाइक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम MCQs को कंप्लीट कर लेते हैं। याद है कल डिस्कशन? हाँ, 24 तक हमने कर लिए थे, 25 से ऑनवर्ड। लाइटिंग वगैरह देख रहे? ठीक है, ओके। 25 Amjad, A, B and C jointly promised to pay D sum of rupees 6,000. C is compelled to pay the whole. A, अमजद बाबर चांद ने दाऊद को पेमेंट करनी थी। चांद is compelled to pay the whole. इसका मतलब क्या है? जॉइंट प्रोमिसर थे, दाऊद ने चांद को पकड़ा और उससे सारे पैसे रिकवर करवा लिए। कितने थे? 6,000 पे करना। अब मुझे बताइए, इस सिचुएशन में चांद ने क्या दूसरे लोगों से रिकवरी करनी है? अमजद और बाबर से। कितनी? 2,000। ये ध्यान में रखिएगा, 2,000 ईच। अमजद इन इंस्टॉलमेंट, अमजद इज इंस्टॉलमेंट बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट्स। अमजद से लेने थे 2,000 थे, लेकिन वो देगा 1,000, यानी अमजद चांद को पे करेगा। बाकी 1,000 बैड डेट का क्या होगा? बैड डेट का नुकसान दोनों पार्टीज, रिमेनिंग पार्ट इक्वली बेयर करेंगे, यानी 500 नुकसान होगा बाबर को और 500 का नुकसान होगा अमजद को। इसका मतलब है अब चांद को इसका मतलब है अब अमजद ने 2,000 नहीं, एक मिनट है, पार्टीज आगे पीछे हो गई है, ठहर। अमजद इंस्टॉलमेंट है, डी ने पकड़ा सी को, 6,000 लिया, सी ने कहा 2,000 तो मैंने देना था, 4,000 एक्स्ट्रा दे दिया। 4,000 उसने 2,000 बाबर से और 2,000 अमजद से रिकवर करवाना है। अमजद कहने लगा भैया मेरे पास तो 1,000 है, सिर्फ 1,000 बैड डेट हो गया। इसका मतलब है 1,000 रुपया अमजद से मिल गया चांद को, लेकिन बाकी का 1,000 नहीं मिला, उसका बैड डेट मिला। 500 मिला बाबर को, 500 मिला चांद को। इसका मतलब है अब बाबर ने कितने पैसे देने और अमजद ने टोटल कितने दिए? अमजद ने टोटल 1,000 दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या है? चांद इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1,000 फ्रॉम अमजद स्टेट्स एंड 2500 फ्रॉम बाबर। ये कैलकुलेशन हमारी होगी। ठीक है, बिल्कुल यही फिगर्स फिट बैठती हैं। चांद इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1,000 फ्रॉम अमजद स्टेट्स एंड 2,000 फ्रॉम बाबर। नहीं, क्यों? क्योंकि बाबर ने अमजद का बैड डेट भी तो बेयर करना है, उसके बैड डेट का हिसाब भी तो उसको मिलेगा नुकसान। अमजद को भी इसके बैड डेट होने से सिर्फ चांद को नुकसान होना चाहिए कि अमजद को भी होना चाहिए, बाबर को भी होना चाहिए? दोनों को होगा। चांद इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1,000 फ्रॉम अमजद स्टेट्स एंड 3,000 फ्रॉम बाबर। नहीं, 3,000 का मतलब है कि पूरे का पूरा नुकसान उसको जा रहा है। तो बिल्कुल बैड डेट डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा रिमेनिंग प्रोमिसर्स में, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? इसमें कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन कर ली आपने, समझ आ गई? चलिए, अगर आप ज़बानी कलामी नहीं भी कर सकते तो आपने कोई छोटा सा टेबल बना लेना इस तरह का, जिसमें आपने ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है। ठीक है, मैंने अपनी आसानी के लिए एक टेबल बनाया हुआ, जब कोई नया क्वेश्चन आता है मैं उसके जरिए से एक दफा कंफर्म कर लेता हूं, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़बानी कलामी भी हो सकती है। 26 Anwar promises Bunty to sell him 100 bales of cotton to be delivered next day, and Bunty promises Anwar to pay for them within a month. Dependent performance promise हो गया। Anwar does not deliver according to promise. Which of the following is correct? अच्छा, ऑप्शन को तो छोड़े, पहले खुद अपने ज़हन में ये अनवर के लिए वाइडेबल क्या, बल्कि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने खिलाफवर्जी की है, डिलीवर नहीं किया। क्या अब बंटी को पेमेंट करनी चाहिए महीने बाद? लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? यस। तो इसमें कह रहा है पहली ऑप्शन, बंटीज प्रॉमिस टू पे नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। हाँ सही कह रहा है बिल्कुल। एंड ही मे क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम अनवर। ये बिल्कुल कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड एंड सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल ऑन नॉन डिलीवरी। ये वाइड नहीं हुआ। अब देखें, हाँ कुछ थोड़ी टर्म्स आपको फर्क, टेक्निकली स्पीकिंग ये वाइडेबल भी नहीं है, क्योंकि वाइडेबल होता है जो इसकी बंटी की ऑप्शन पे इन्फोर्स भी करवाया जा सकता, तो ना भी। ये तो बंटी चाहे भी तो इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो इसको हम कहते हैं ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करके उसके मुताबिक परफॉर्म ना करना, इसे क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर 8 है उसमें हम इसी को स्टडी करेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आपको बताया था ना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट मोड्स होते हैं। ठीक है, हाँ बाय लॉ वगैरह, उनमें से एक मोड खास तौर पे हमारे लिए अहम होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की केस में ना सिर्फ ये कि पैसे लिए दिए वापस होते हैं, बल्कि डैमेजेस कंपनसेशन भी मिलती है। तो उस डैमेजेस की डिफरेंट टाइप्स है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, ब्रीच की टाइप्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहरहाल, तो ये बात आपको समझ आ रही है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और वाइडेबल में फर्क है।
यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रेलिवेंट है। सी बंटीज प्रॉमिस टू पे नीड नॉट बी परफॉर्म, हाँ सही करा है। एंड बट ही कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, कर सकता है ना, वादा करके थोड़ा तो कंपनसेशन तो पे करेगा। डी बंटी मस्ट पे आफ्टर ए मंथ एंड ओनली देन ही कैन सू फॉर कंपनसेशन। वो पागल है, चीजें मिले नहीं और पेमेंट कर दे, वो पागल थोड़ा ही है, ठीक है। बी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए वॉइड का मतलब होता है कि अब वो किसी लीगल रीजन की वजह इम्पॉसिबल हो गया या अल्लाह ने बैन कर दिया, उस सूरत में हम टर्म वॉइड कंसीडर करते हैं। अभी आप ना आपके जहन में जनरल टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से खत्म हुआ इसको सामने रखते हुए अल्लाह ने डिफरेंट टर्म्स इजाद की हुई हैं, ठीक है। जैसे बताया कि वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए डिफरेंट टर्म है। लीगली कोई बैन लग जाए इसके लिए डिफरेंट टर्म है। इम्पॉसिबल हो जाए, ब्रीच ऑफ कोई पार्टी खिलाफ वर्जी करे इसके लिए डिफरेंट टर्म है। दोनों पार्टीज मिलके नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले इसके लिए डिफरेंट टर्म है। तो हर सिचुएशन अभी, लेकिन मैं आपको उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना इसके लिए इसकी डिफरेंट मोड्स होते हैं और हर एक के लिए हो सकता है कि अलग कोई नाम हो। बहरहाल ये ऑप्शन तो आपको चाहे फर्क पता है नहीं पता, ऑप्शन तो ठीक पता चल गई होगी क्या, ए। 27 कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स ऑफ द प्रॉमिसर असाइन हो सकती है? नहीं हो सकती असाइन, बिल्कुल पर्सनल स्किल्स की बात कर रहा है। बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिसर, नेवर बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रॉमिसर। हाँ बिल्कुल, उसकी नहीं बनती, ऑब्लिगेशन नहीं बनती, क्योंकि पर्सनल नेचर का काम है, वो खुद ही करेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी? बी। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको फिर करते हैं क्लोज। अब करते हैं डिस्कशन टेस्ट 2 की। टेस्ट 2 आपके सामने है ना, सारे स्टूडेंट इंश्योर कर लें कि टेस्ट 2 उनके सामने हो। क्वेश्चन पेपर नहीं है, एक मिनट है, ये इस बेंच में किसी के पास क्वेश्चन पेपर है? आपके पास है क्वेश्चन? कितने स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर है? आधे से ज्यादा स्टूडेंट। अभी तो आपने कहा था क्वेश्चन पेपर नहीं है, सजेस्टिव सॉल्यूशन है, तो भाई किस लिए? सॉल्यूशन ही डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशन ही डिस्कस करूंगा, कोई मसला नहीं। आप ऐसे साथ वाले के बाद अगर सजेस्टिव सॉल्यूशन हो तो ले ले, वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, ठीक है। उनसे कह देंगे ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो नोट्स के चैप्टर के वो कॉपी हो रही है। चलिए तुमने कहा सॉल्यूशन भी करवा के ना डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बेहतर आज ही कर दे। हाँ क्लास हाँ तो मुझसे पहले हो जाए तो अच्छा, अगर कर दे तो अच्छा, मैसेज कर जी। टेस्ट 2 भाईजान करें स्टार्ट डिस्कशन। टेस्ट अलर्ट हो जाए भाई, ये टेस्ट है। अच्छा, इसमें अक्सर पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने अटेंटिव होके इसमें सारे एक एक लफ्ज को समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में भी, बल्कि इसी तरह होता है, एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन अपीयर होते हैं। तो एक तो हम रूटीन में प्रैक्टिस, असल में जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें आईक्यूब की कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं जिनमें मकसद सिर्फ कंसेप्ट को समझाना होता है, वो इस लेवल की नहीं होती कि आईक्यूब के एग्जाम में क्वेश्चन आए। लेकिन कुछ जो पास आप खुद देखिए, आपको जो नोट्स दिए जाते हैं उसमें किसी पे लिखा होगा एग्जांपल और किसी पे लिखा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ में अटेम्प्ट लिखी होती है। आपको दोनों में डिफिकल्टी लेवल का खुद फर्क अंदाजा पता चल जाएगा। एग्जांपल्स वाले नॉर्मली इजी होते हैं और जो पास पेपर थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इसमें चूंकि जो क्वेश्चन है वो हमारी कोशिश होती है कि पास पेपर्स के लेवल के हो, तो उसमें कुछ पास पेपर्स के ही उठा लेते हैं हम, और कुछ कोशिश करते हैं इस लेवल के हो कि वो एग्जाम स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हो, इसलिए इनको आपने ज्यादा ध्यान से पढ़ना और समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, Shafiq bought Abid's motorcycle factory in Faisalabad. On Abid's representation that 50,000 motorcycles are assembled at his factory annually. ये तो मुझे लग रहा है शायद पढ़ा हुआ था, पढ़ा लग रहा है। चले बाहर भूल गया, इतने दिन हुए भूल गया, मुझे याद भी नहीं पड़ा कि नहीं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन दी 50,000 मोटरसाइकिल असेंबल होने की। Shafiq later found that the factory has a capacity to manufacture 35,000 motorcycles only per annum. बाद में शफीक को पता चला कि फैक्ट्री तो सिर्फ 35 मोटरसाइकिल जो है असेंबल करती है। Shafiq now wants to rescind the contract on the ground that his consent was obtained by misrepresentation. शफीक अब कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता है। रिसेंड का मतलब समझ आ रहा है क्या है? किस वजह से? कि कंसेंट जो है मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे थी। अच्छा, यहां तक अगर क्वेश्चन हो तो मुझे लगता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन बन तो रही है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर एसेंशियल्स पूरे हो जाए, यानी उसने इस स्टेटमेंट के रिलाई किया था इसकी बेस पे और रीजनेबल एग्जामिनेशन की थी वगैरह वगैरह बाकी से। Under the provisions of Contract Act 1872, list the circumstances under which Shafiq may not be able to rescind the contract. मैं एग्जाम में बैठ के घूम गया कि पूछ रहा है सर्कमस्टांसेस, ये तो मुझे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लग रहा है। सर्कमस्टांसेस बताना तो रिप्रोडक्शन 5 सर्कमस्टांसेस थी, वो मुझे याद है, रटी हुई है, लेकिन है ये कि स्टडी स्टाइल,
इंफॉर्मेशन में ऐसे दे रहा है जैसे केस स्टडी पूछ रहा हो, और मैंने एंड में नीचे सर्कमस्टेंसेस, तो क्या मैं केस स्टडी अटेम्प्ट करूं? इसको केस स्टडी सर, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं डिसाइड करती, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन डिसाइड करती है हमने सोल्यूशन में क्या लिखना है। वैसे अक्सर मोर देन 95% केसेस में जो इंफॉर्मेशन होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट इंटरलिंक्ड होती है, लेकिन कभी कभार अगर दोनों में फर्क, ऊपर कोई और बात कर रहा हो, नीचे आके कोई और पूछ ले, तो हमने किसको प्रेफरेंस देनी है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ने कहा सर्कमस्टेंसेस, हम सर्कमस्टेंसेस बताएंगे। शफीक में रेसेंट द कॉन्टेक्ट, अच्छा चाहे तो शफीक का नाम लिखें, चाहे तो ना भी लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर केस स्टडी को सॉल्व करते हुए जो केस स्टडी के अंदर पार्टीज के नेम वगैरह लिखना लाजमी है। बहुत अच्छा है कि अगर आप लिखें बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर ना भी लिखें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर देगा, मैं भी एक आधा नंबर काट ले, लेकिन आपको आपके जो रेलिवेंट कंसेप्ट्स है पॉइंट्स उनके मार्क्स देगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप उन नेम्स को यूज करें। तो सर्कमस्टेंसेस बताए 5 कौन से हैं? मेरा भाई बताएगा मुझे सर्कमस्टेंसेस, बताइए कौन से? शाबाश। अभी तो क्या पता है, अभी नहीं कहा, ऐसे ना करे भाई। हाँ बताओ, सुनिए नहीं सुनिए। If agreed party had means of discovering the truth, ठीक है, without it, ठीक है। और if agreed party takes benefit after discovery, 2 हो गए। If innocent third party has acquired some interest in the property, ठीक। If party cannot be शाबाश, ठीक है, बहुत है। तो ये समझ आ गया आपने क्या लिखना है। 5 नंबर थे, हर एक का एक नंबर होगा, 5 लाइनें लिखेंगे, 5 नंबर, कोई इशू। सेकेंड, ए फ्रॉडुलेंट, अच्छा क्वेश्चन में क्लियरली क्या दिया? बजरिया फ्रॉड टोल्ड बी दैट 100,000 रेडीमेड गारमेंट्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिज फैक्ट्री ईच ईयर एंड देयर वर इंड्यूस्ड बी टू बाय द फैक्ट्री, और बी को मजबूर किया कि वो फैक्ट्री खरीद ले, लेकिन फ्रॉडुलेंटली उसने स्टेटमेंट दी। Actually, A's factory exports only 30,000 ready-made garments each year. असल में 30,000 गारमेंट्स प्रोड्यूस होती है, उसने कहा 1 लाख होती है। Required, can be avoid the contract and if yes on what grounds? क्या अवॉइड कर सकता है? किस बेस पे? फ्रॉड की बेस पे, बिल्कुल रिसेंट कर सकता है क्योंकि फ्रॉड का केस है, उसने जानते बूझते हुए गलत स्टेटमेंट दी। कैसे पता चला? ए को पता था गलत है, फ्रॉडुलेंटली के वर्ड से। B, would your answer be different if B visited the factory and checked the accounts which clearly showed that only 30,000 ready-made garments are exported? After checking this, B still purchased the factory. क्या अब B आंसर आपका सेम होगा कि अब डिफरेंट हो जाएगा? अब कॉन्ट्रैक्ट, अब बताइए वाइडेबल है? अब वाइडेबल नहीं है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस, उसने ट्रुथ आइडेंटिफाई कर लिया था। आइडेंटिफाई करने के बाद भी अगर आप बाय करते हैं तो वो फिर फ्रॉड नहीं रहता। अच्छा, अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके सामने रखी होती, वो चेक ही ना करता, तो क्या फिर एग्रीमेंट वाइडेबल था? कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नहीं था, क्योंकि चेक नहीं किया लेकिन कर तो सकता था। तो अगर चेक किया और पता चला 30,000 है, फिर भी फैक्ट्री खरीद ली, तो अब तो फ्रॉड रहा ही ना, क्योंकि आपको सामने ट्रू पिक्चर आ गई। और अगर आप चेक कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो भी ये फ्रॉड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा। इसमें कोई इशू? 2 में चले आगे चले। 3, अच्छा 3 है क्वेश्चन। जन्नत बीबी इज ए वेल्थी ओल्ड विडो who owns 3 bungalows in Lahore. Until recently she suffered from hallucination that she was pursued by demons. उसे लग रहा था कोई शैतानी रूहें आ जाती। अच्छा, बुरी बलाएं। About 2 months ago she enrolled herself for the treatment offered by a spiritual advisor. तो कोई रूहानी गुरु था, रूहानी आमिल बाबा बिल्कुल। While she was receiving treatment as a resident at the spiritual advisor's house, he told her that he needed a bungalow to house the person seeking his treatment and impressed upon her that her assistance was required in this matter. वो बाबा जी ने कहा कि जी हमें तो एक अच्छी जगह चाहिए, आपका बंगला हमने देखा है वो बहुत शुभ जगह पे है, तो वही उसी जगह पे इलाज हो सकता है। This prompted Jannat Bibi to state that she would help the spiritual advisor as soon as she recovered from her ailment. उसने कहा ठीक है मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद। She returned home last week. A day after she returned home, she signed a contract prepared by the spiritual. वापिस आने के एक दिन के बाद स्पिरिचुअल एडवाइजर के लॉयर ने एग्रीमेंट लिखा था, उसने साइन कर दिया। To sell one of her bungalows in Lahore to spiritual advisor for ₹8 million.
The market value of the bungalow is rupees 20 million. Now she says that she regrets having signed the contract and seeks your advice whether she could avoid the contract on any ground. Advise जन्नत बीबी जी। अच्छा, पहले मुझे बताइए, इस केस को दो तरीकों से डील किया जा सकता है। एक तो नहीं अनसाउंड माइंड नहीं, एक तो गुरु और चेले वाला, टीचर और स्टूडेंट। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट हमने क्या डिसाइड किया था, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होता है कि नहीं होता? होता है। एक एमसीक्यू किया, उसने एग्जांपल्स में नहीं बताया था लेकिन एमसीक्यू में आ गया था। या इसको डॉक्टर और पेशेंट के कंटेक्स्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है, उसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। तो नहीं अनसाउंड नहीं, अनसाउंड उस वक्त होता जब वो इलाज के दौरान में एग्रीमेंट किया होता उसने कहा वापस ठीक होने के एक दिन के बाद उसने एग्रीमेंट, इसलिए अनसाउंड माइंड इसमें नहीं रेलिवेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें क्या वो अवॉइड कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को? किस बेस पे? क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? बट इसका मतलब है जन्नत बीबी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। कोर्ट में जाके उसे कहना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। क्या कोर्ट उससे प्रूफ मांगेगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस इस सिचुएशन में प्रिज्यूम किया जाएगा। गुरु से मांग, अगर वो बाबा जी ये बात स्पिरिचुअल एडवाइजर साबित कर देते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, तो फिर ठीक है। अच्छा, ला एक जगह पे ना एक लाइन लिखता है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं उसका। वो कहता है हालांकि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन एक वैलिड कंसीडरेशन है, लेकिन जब हम फैसला करने होते हैं ना, दूसरी पार्टी जिसे हम जैसे स्पिरिचुअल एडवाइजर से कहेंगे साबित करें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हम ये फैसला करते हुए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था कि नहीं हुआ था, कंसीडरेशन को भी सामने रखेंगे। अगर मार्केट वैल्यू के ऊपर ही ट्रांजैक्शन हुई हो ना, तो ये इस बात का एक बड़ा सबूत है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, इंडिकेशन है। और अगर कंसीडरेशन कम हो, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है उसमें, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करते हुए, फ्री कंसेंट साबित करते हुए, ये एक इंडिकेशन होती है, इशारा होता है कि इसमें फ्री कंसेंट नहीं थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस था। तो वैसे तो आप इसको सिंपल इतना लिख सकते हैं कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इज वैलिड कंसीडरेशन, इसलिए इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी पे फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर जन्नत बेबी इसको अवॉइड करना चाहती है तो कंसीडरेशन की बेस पे तो नहीं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेस पे रिसेंड कर सकती है और इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। यहां तक काफी है, लेकिन अगर आप मजीद इसको आगे बढ़ाना चाहें ना, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर बात कर सकते हैं कि हाँ, अगर स्पिरिचुअल एडवाइजर बर्डन ये साबित कर दे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं हुआ था, तो फिर लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल होगा साबित करना। क्यों? क्योंकि प्राइस का डिफरेंस ज्यादा है, प्राइस का डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, यानी सिखाना ये चाह रहा हूं कि कंसीडरेशन कम होने से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट में जब साबित करना ना अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, तो कोर्ट कंसीडरेशन पे एक नजर जरूर डालती है कि मार्केट प्राइस पे थी कि नहीं थी। अगर कंसीडरेशन मार्केट प्राइस पे ना हो तो जज के जहन में आ जाता है कि लगता है इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं थी। ठीक है, यानी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं डालती, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिसीजन करते हुए जज इसके ऊपर नजर जरूर रखता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, आगे चल। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन इन फॉलोइंग सिनेरियोस वेदर पार्टी ए हैज कमिटेड फ्रॉड विद पार्टी बी और नॉट। बताना ए ने बी के साथ फ्रॉड किया कि नहीं किया। ए, मिस्टर ए सोल्ड ए कार बाय ऑक्शन टू मिस्टर बी विच वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट एंड रिपेयर्ड बाय मिस्टर ए। Mr. A did not disclose this fact to Mr. B. Silence is not fraud. Seller, हाँ, तो रिपेयर नॉर्मली किया, रिपेयर करके कोई ऐसा काम नहीं किया, एक्टिव कंसीलमेंट नहीं की, एक्टिव पेंट नहीं किया, छुपाया नहीं, ठीक करवाया। वो तो जाहिर है कोई भी चीज होगी ठीक करवा के दी जाएगी ना, तो फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, ये फ्रॉड नहीं है। अगर क्वेश्चन में होता ना कि उसने उसको रिपेयर इस तरीके से करवाया, उसके बाद पेंट इस तरीके से करवाया है कि एक्टिव स्टेप्स लेके इस डिफेक्ट को कंसील किया है, फिर फ्रॉड होता। बी, इसका मतलब है अगर हम एक्सीडेंटल गाड़ी बेचते हैं और दूसरी पार्टी को नहीं बताते कि एक्सीडेंटल गाड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बी, मिस्टर ए's कार वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट एंड रिपेयर्ड बाय हिम। Mr. B purchased car from Mr. A on a condition that major repair was not carried out in past. Mr. A said nothing. यह है silence is equivalent to speech.
क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर एग्रीमेंट हुआ हो। तो हमने शायद एक केस भी किया था नॉर्मली प्रैक्टिकली, जब कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है ना, तो बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोगों ने लोन लिए होते हैं। तो प्रॉपर्टी जब सेल परचेज होती है तो एग्रीमेंट में कंडीशन लिखी जाती है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, कहीं पे गिरवी नहीं रखवाई गई, कोई लोन नहीं लिया गया। अगर उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया गया था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये क्लॉज लिखी थी साइन कर दिया सेलर ने और नहीं बताया कि प्रॉपर्टी गिरवी, तो बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने क्लियरली स्टेटमेंट, आपका साइलेंट रहना इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है। क्लियर? फ्रॉड। Question 5. Briefly explain whether there is a valid agreement in following cases. A and B entered into an agreement whereby they agreed that neither of them would appeal against a trial court's decision in respect of dispute between them. ये एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है? नहीं है, ये उसकी एक्सेप्शन थी। अगर वो ये कहते ना कि हमने कोर्ट जाना ही नहीं है, फिर एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होता। अगर वो कहते हैं कोर्ट जा तो रहे हैं लेकिन जो भी फैसला हुआ उसके बाद अपील नहीं करेंगे, तो ये वैलिड है। हाँ बिल्कुल। बी, ए प्रॉमिस टू पे टू बाय ए हॉर्स फ्रॉम बी फॉर पीस टू इफ द हॉर्स प्रूव्ड लकी। अनसर्टेन, लकी कैसे पता चलेगा है कि नहीं? सी, टू को विडोज मेड एन एग्रीमेंट दैट इफ एनी ऑफ देम रीमैरिड शी शुड फॉरफिट हर राइट टू हर शेयर इन द डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। हस्बैंड की दो वाइफ थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, दोनों जो उसकी बेवाएं हैं उन्होंने एग्रीमेंट किया, अच्छा जिसने आगे शादी की ना उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिला, और जिसने कुर्बानी दी और शादी ना की तो उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा सारा मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, इनमें से एक अगर रीमैरिज कर ले तो उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। क्यों? हालांकि एग्रीमेंट तो किया नहीं, मिलेगा। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज इज वॉइड। 6. Qadir and Javed sold their confectionery business along with goodwill to Asad Sweets. They also agreed not to carry on similar business for a period of 3 years. After 1 year of the sale, Qadir started a similar business on the ground that agreement and state of trade are void. Describe the relevant provisions of Partnership Act 1930 to explain whether Qadir is justified in his contention. अब पार्टनरशिप हमने अभी नहीं पढ़ा लेकिन ये रेलिवेंट प्रोविजन हमने पढ़ी है। क्या कदीर और जावेद ने जो एग्रीमेंट किया कि हम 3 साल तक सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है क्या? नहीं, उसकी एक्सेप्शन में है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ गुडविल होगी तो एग्जिस्टिंग ओनर्स को रोका जा सकता है प्रोवाइड ट्रेड बिजनेस करें, प्रोवाइडेड वो रीजनेबल पीरियड हो, स्पेसिफाइड लोकेशंस हो, सो सिमिलर बिजनेस एज लॉन्ग एज क्या था? एज लॉन्ग एज बायर कंटिन्यूज द बिजनेस, ये था। तो मुझे बताइए क्या ये आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग रही है कि नहीं? एक मिनट, बायर ने एक मिनट हट जाए, बायर ने एग्री क्या हुआ कि सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे 3 साल तक, तो ये नहीं, हाँ 3 साल तक रीजनेबल है, फॉर लाइफ थोड़ी कहा उन्होंने। 3 साल 4 साल 5 नॉर्मली ये रीजनेबल होते हैं, तो ये वैलिड है। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड ये एक्सेप्शन में आ जाता है, रोका जा सकता है। अब अगर बाद में कदीर ने सिमिलर बिजनेस स्टार्ट किया, कदीर जस्टिफाइड है? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। ये क्लियर? ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन के ऊपर बेस कर रहा है। 7. Shahid agreed to buy used printing machinery from Amir, who confirmed that machine was in good condition. After taking possession, Shahid complained that there were defects in the machine. Amir and Shahid agreed to have it repaired and to share their repair charges equally. अच्छा, यहां तक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वाइडेबल था, क्योंकि उसको ये कहा गया था कि अच्छी कंडीशन में है, जबकि बाद में मशीन में डिफेक्ट सामने आ गया, मशीन बैड कंडीशन में थी, उसको जब पता चला वाइडेबल है। लेकिन जब एग्री हुआ, आइडेंटिफाई होने के बाद शाहिद ने हमें से कहा भाई ऐसा करो, रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर करवा के तुम चलाओ, हम रिपेयर चार्जेस इक्वली, आधे तुम पैसे डालो आधे मैं डाल, इसको ठीक करवा लेते हैं। एग्री हो गया। अब यहां पे आके अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट सामने आने के बाद, मिस रिप्रेजेंटेशन सामने आने के बाद भी बेनिफिट उठाए उसने, रिसीव्ड बेनिफिट्स। फ्यू डेज आफ्टर द रिपेयरिंग द मशीन अगेन स्टार्ट मैल फंक्शनिंग, शाहिद नाउ वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू सो? डिस्कस। अब रिसेंड नहीं कर सकता क्योंकि अब उसने आइडेंटिफाई होने के बाद भी उसे बेनिफिट उठा रहा। आप कहते हैं ना कंपनी वाली केस स्टडी थी, अनम लिमिटेड वाली थी शायद, जिसमें वो शेयर्स खरीदे, पता चला बाद में प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन थी, तो उसने नुकसान से बचने के लिए
प्रॉपर्टी उस कंपनी की अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर ली ताकि नुकसान कम से कम हो। अब क्या एक एग्रीमेंट रिसेंड कर सकते हैं क्योंकि आपने बेनिफिट लिया, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज अपने नाम पे करवा ली तो बेनिफिट ले लिया। 8 select the most appropriate answer। फ्रॉड मीन्स, अब वो ऑप्शन सेलेक्ट करने जो फ्रॉड है। सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ डेट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं, इसलिए इसको तो निकाल दे। बी साइलेंस ऑफ ए पर्सन एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अनदर टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस पढ़ा था पहले, अब साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये भी फ्रॉड नहीं है। सी ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एम्प्टी, ये फ्रॉड। अच्छा हमें इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? अगले बंदे के दिमाग में घुस के देखेंगे इंटेंशन है कि नहीं, उसके बैंक अकाउंट में घुस के देखेंगे इंटेंशन है कि नहीं। अगर उसके बैंक में 20 रुपए हैं और चेक दे रहा है 2 लाख का और उसे पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ये क्या है? इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग। उसकी इंटेंशन है कि पेमेंट नहीं करने। इसके बाद एक मिनट ऊपर रखे, फोर्थ भी डिस्कस करने हैं। Any act fitted to deceive where aggrieved party had the means of discovering the truth with ordinary diligence, ये exception। जब ordinary diligence के जरिए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर वो ना मिस रिप्रेजेंटेशन रहती है ना फ्रॉड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी सी हुई। क्लियर? हालांकि आप देखते ही सी क्या आपने क्या भी दिया, लेकिन एज टीचर हर ऑप्शन को डिस्कस करना होता है ताकि पता चल जाए बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है। कंसेंसस एड आइटम एज क्या क्या बताया था? कंसेंट का मतलब और फ्री कंसेंट का मतलब फर्क है, ठीक है? ये कंसेंट की डेफिनेशन में कंसेंसस एड आइटम यानी एज इट इज चीजों पे कंसेंट, एग्रीइंग सेम थिंग इन सेम सेंस। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री, नहीं उसे तो फ्री कंसेंट कहते हैं। ये कंसेंट की डेफिनेशन है, फ्री कंसेंट की नहीं। फ्री कंसेंट में तो 5 लफ्ज आते हैं। व्हेन कंसिडरेशन इज एडिक्वेट, नहीं। When one party promises to do an act at the desire of another party, when both the parties agree to the same thing in the same sense, ऐसी है। अच्छा फर्ज कीजिए अगर इनके पास ब्लैक और व्हाइट 2 कार्स हैं, मैं ब्लैक के हिसाब से एग्रीमेंट कर रहा हूं, ये व्हाइट के हिसाब से समझ रहे हैं, कंसेंट नहीं है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कंसेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मिस्टेक वाली एग्जांपल में, ये यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल? शाबाश, बाइलैटरल है, बाइलैटरल है। दोनों गलतफहमी का शिकार है। Third, Jalil is indebted to Kamran, but due to financial crisis, he is not able to pay him. At Jalil's request, Kamran agreed to sell further goods to Jalil on very stringent terms. उधार लेके वापस नहीं कर रहा था, तो अब उसने कहा जी मजीद माल चाहिए। उसने कहा पहले पुराने पैसे लेके आओ फिर माल दूंगा, और उसने कहा नहीं मेरे हालात बड़े खराब हैं और मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो मुझे मजीद माल दूंगा। ठीक है, जैसे IMF वाले पाकिस्तान के साथ करते हैं। पुराना कर्जा अगर फॉर एग्जाम्पल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5% में दिया, पुराना अभी वापस नहीं किया, नया कर्जा लेने जाए तो वो वो कहेंगे अव्वल तो कर्जा देने को तैयार नहीं होंगे, और अगर देंगे क्या कहेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। सब्सिक्वेंट उस वक्त तो जरूरत थी, कामरान ने कहा चलो ठीक है स्ट्रिंजेंट टर्म्स में दे दो मुझे, प्राइस ज्यादा कर दी होगी उसने फॉर एग्जांपल। सब्सिक्वेंटली जलील अप्रोच द कोर्ट डिमांडिंग रिलीफ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ग्राउंड्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। जलील ने जाके कहा जी मैं तो उस वक्त मजबूर था, इससे मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया, मुझे सामान की जरूरत थी, उसने हाई टर्म्स के ऊपर मेरे से एग्रीमेंट किया। अच्छा ये एग्रीमेंट रिसेंड हो सकता है कि नहीं? प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। नहीं यहां पे देखें, प्रूव करना पड़ेगा किसको? जलील को। ठीक है, ये असल में रिलेशनशिप कौन सा है दोनों के दरमियान? डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होता है क्या? नहीं होता। ला जलील से कहेगा अच्छा ठीक है, हम ये नहीं कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है प्रूव कर दो। हाँ, और कोर्ट किसको कहेगा प्रूव करो? क्या कोर्ट जलील को कहेगा प्रूव करो अनड्यू इन्फ्लुएंस था, या के कामरान को कहेगा प्रूव करो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? जलील से कहेगा। Which of the following is true? Kamran will have to prove that he did not accept. Jalil will have to prove that the contract was. हाँ जी बिल्कुल, जलील को प्रूव करना पड़ेगा। Both Jalil and Kamran will have to prove the presence or absence. नहीं दोनों को नहीं करना, एक पार्टी को करना होता है। The contract entered into between Kamran and Jalil is void ab initio. नहीं, void ab initio तो नहीं, ठीक है। 4. Saad agreed to pay rupees 500,000 to Hafsa if she delivered a judgment in his favor in the suit. Hafsa कोई मेरा हाल जज होगी,
हफ्सा गिव्स द जजमेंट इन साद's फेवर बट ही लेटर रिफ्यूजेस टू पे एनी मनी। फैसला उसके हक में आ गया लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। इन दिस सिचुएशन कैन हफ्सा क्लेम द अमाउंट? क्यों नहीं? लगता है हफ्सा ने बाकी सारे लॉ पढ़ लिए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना भूल गए थे, उस दिन छुट्टी कर दी थी। नो बिकॉज द एग्रीमेंट वाज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ साद ओनली। यस, नहीं पैसे तो ले ही नहीं सकते ना, क्लेम तो एग्रीमेंट नहीं। नो बिकॉज एग्रीमेंट वाज वाइड ड्यू टू अनलॉफुल एक्टिविटी। इसको हमने क्या नाम दिया था? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं था, वो तो होता है किसी मुजरिम को सजा देना। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में एग्जांपल थे शायद ये। हाँ जी। फिफ्थ, हारिस हैज 2 horses, one of the horses purebred. He agrees to sell 1 horse to Abdullah, who gives his consent believing that he will receive a purebred house, whereas Haris thinks that he would sell the other horse. What is the status of the contract between Haris and Abdullah? Void है, किस वजह से? बायलेटरल मिस्टेक की वजह से भी और कंसेंट ना होने की वजह से भी। अब जो ऑप्शन में कहेगा हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। वाइड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, वाइडेबल नो, वाइड ऑन अकाउंट ऑफ बायलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग मटेरियल, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाइड है, वाइडेबल नहीं है। कंसेंट ना हो तो वाइड, फ्री कंसेंट ना हो तो वाइडेबल, नॉर्मली वाइडेबल, लेकिन मिस्टेक के केस में वो आगे फर्दर फिर। क्लास में कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताए कि नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। मिस्टेक में एक है यूनिलैटरल मिस्टेक और एक बायलैटरल मिस्टेक। एक है मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, एक है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इनका रूल क्या? शाबाश, पहले यूनिलैटरल बायलैटरल। शाबाश, यूनिलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक अगर दोनों वाइड होते तो लॉ हमें अलग-अलग क्यों बताता? कॉमन सेंस की बात, अलग-अलग क्यों बताता? ये साथ वाले भाई, साथ वाले, नहीं एक मिनट बारी एक मिनट जी। यूनिलैटरल में वाइडेबल होगा। शाबाश, 50 रुपए के लिए इतने गिर जाएंगे आप, सारे लाख की 80 की तैसी फेर दिया है ऐसे। ये पढ़ाया था जी बता। यूनिलैटरल के केस में वैलिड है, बायलैटरल में वाइड है एग्रीमेंट। अच्छा, और मिस्टेक ऑफ वैलिड है। फॉरेन लॉ के केस में वही होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में होता है। यानी यूनिलैटरल है तो वैलिड, बायलैटरल नहीं। 75% आंसर ठीक था। शाबाश शाबाश शाबाश, चलिए ठीक है सर, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए क्लोज कर दें इसको। अच्छा अब चलते हैं। वैसे अब आज तो हम सारा उठा दें पता चलता। अच्छा नोट्स आपको मिल गए? अभी मिल रहा है। अब हाईएस्ट किसके हैं बताया नहीं मैंने? टॉपर्स की अनाउंसमेंट नहीं की? अच्छा नहीं, वो कल कर देंगे, अभी वो उसकी शीट बननी है, आपकी शीट बननी है। क्लास के बाद दिखा दीजिएगा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एक अजीबो गरीब कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ना तो काजी कॉन्ट्रैक्ट है ना कसाई कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे असल प्रोनाउंसिएशन मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो बड़ों से सुना हुआ है वो कसाई कॉन्ट्रैक्ट, कसाई। ये अजीबो गरीब कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से है? हो गया, मिल गया। अब आप अपनी सीट पे बैठे रहे, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो काउंट करके लाए हैं, सबके लिए होगी। कसाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अजीबो गरीब कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें कोई पार्टी आपस में एग्रीमेंट नहीं करती फिर भी उनका एग्रीमेंट हो जाता है। जिनमें पार्टी आपस में एग्रीमेंट नहीं करती फिर भी एग्रीमेंट कौन करवाते हैं? नहीं, लॉ करवाता है। लॉ कहता है पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय पार्टी। सबसे अहम चीज ये, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कौन बना रहा है? लॉ बना, पार्टीज ने आपस में। बल्कि अक्सर केसेस में तो पार्टी ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी होती। अक्सर केसेस में पार्टी ने एक दूसरे की, फिर भी उनके दरमियान में एग्रीमेंट, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर भी एग्रीमेंट हो गया। यह है कसाई कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिनमें पार्टीज एक दूसरे के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं करते,
ना एक्सप्रेस वर्ड्स के जरिए से, ना बोल के, ना लिख के, ना बोल के, ना लिख के, बल्कि अक्सर केसेस में तो पार्टी ने एक दूसरे को देखा, क्या फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। और ये पार्टीज ने जब आपस में नहीं किया तो किसने करवाया? ला ने, कारी साहब ने नहीं। अच्छा, स्पेलिंग बन रहा है कारी इसको आर कहते हैं, कारी से कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एग्जांपल्स क्या? अच्छा आप जरा सुनिएगा, सुनिए। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि किसी भी केस में पार्टी ने एक दूसरे को नहीं देखा, मैंने कहा अक्सर पार्टीज ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, देखा था। अच्छा, पहली चीज, पहली एग्जांपल, नेसेसिटी सप्लाइड टू इनकम्पिटेंट पर्सन, जैसे माइनर या अनसाउंड माइंड। अब खुद बताएं, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, पागल है, उसको कोई नेसेसिटीज ऑफ गुड सप्लाई करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल तो नहीं है, ना माइनर ना अनसाउंड माइंड। नेसेसिटी, उसको तो नहीं पता कौन मुझे दवाइयों के पैसे दे रहा है, मेरा इलाज कौन करवा रहा है, खाने पीने का इंतजाम कौन, अनसाउंड माइंड वाले को तो नहीं पता। उसने तो एग्रीमेंट तय नहीं किया कि भाई मुझे चीजें प्रोवाइड करो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा जब ठीक होगा, नहीं किया ना। अगर कोई बंदा उसका इलाज करवाता है, उसके घर में जो उसके डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल बीवी बच्चे, उनको भी खर्चा पानी देता है कि घर का सेटअप चलता रहे। कोई फॉर एग्जाम्पल उसका दोस्त है, जब वो अनसाउंड माइंड वाला बंदा ठीक हो जाए और दोस्त कहे मुझे पैसे दो जो तुम्हारे इलाज मुआवजे पे और घर का सेटअप चलाने पे मेरे खर्च हुए हैं, अनसाउंड माइंड ये कह सकता है मेरा तो तुमसे ज्यादा एग्रीमेंट ही कोई नहीं हुआ, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरा इलाज करवाओ। ठीक होने के बाद बंदा ऐसे ही कहता ना, मैंने थोड़ी कहा। लॉ कहता है नहीं, हालांकि आपने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय की, लेकिन कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, इसमें उस बंदे का राइट है। एक तो उसने नेकी का काम किया, ठीक है, वो तो सिला उसको जो मिलेगा सो मिलेगा अल्लाह ताला से, लेकिन दुनिया में भी हम जो इसका खर्चा हुआ है कवर। माइनर के ऊपर भी सेम प्रोविजन, अगर माइनर को नेसेसिटीज ऑफ गुड सप्लाई की जाए, क्या रिकवरी की जाए? यस, की जा सकती। लेकिन 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 अब सुनिएगा जरा, ये थी बेसिक प्रोविजन। अब इसमें ट्विस्ट ऐड कर रहा हूं मैं। माइनर या अनसाउंड माइंड को अगर कोई गुड सप्लाई करे, उसकी प्राइस रिकवर कर सकते हैं, चाहे उसके साथ एग्री नहीं भी हुआ, कर सकते हैं। लेकिन लॉ कहता है कौन सी? पहली चीज, नेसेसिटीज ऑफ गुड होनी चाहिए। नेसेसिटीज ऑफ गुड क्या है? दवाई, मेडिसिन, एजुकेशन, फूड वगैरह, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल। और इसके अलावा भी हाँ, स्कूल की फीस वगैरह, मेडिसिन, ये ठीक है। और गाड़ी वो लग्जरी है, नेसेसिटी। पहली चीज नेसेसिटीज होनी चाहिए, क्लियर। दूसरी चीज, पर्सन माइनर या अनसाउंड होना चाहिए, या इनके डिपेंडेंट्स को भी। एक केस स्टडी में उसने कहा सर, उसने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन गलत बनाया उसने, क्या कि मिस्टर ए ने माइनर के वाइफ और चाइल्ड को पैसे दिए हैं, नेसेसिटी ऑफ गुड सप्लाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं भाई, हो सकता है, लॉ ने कह दिया हो सकता है तो हो सकता है, हो सकता है। हाँ, नहीं, माइनर की भी शादी हो सकती है, बस हाँ, एग्रीमेंट नहीं कर सकता शादी का, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, हाँ, शादी कर सकता है 15-16 साल की उम्र में हो जाती है। हाँ जी। तो माइनर और अनसाउंड माइंड को या उनके डिपेंडेंट्स को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की जाए, प्राइस रिकवर हो सकती है। लेकिन ये नेसेसिटी, ये तो आप समझ, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। अगर हाई प्राइस एग्री किया तो वो नहीं। एक क्वेश्चन में उसने कहा, माइनर को उसने कहा कि जी आपको मैं गुड सर्विस डबल प्राइस के ऊपर, तो कितने पैसे डबल प्राइस मिलेगी? सिंगल मिलेगी या जीरो? सिंगल, ना डबल क्योंकि वो रीजनेबल नहीं है, और जीरो भी नहीं क्योंकि इसका राइट है, रिकवरी कर सकता है। रीजनेबल प्राइस मिलेगी, यहां तक क्लियर। अच्छा, एक चीज और, ये जो प्राइस रिकवर करवाई जाएगी ना, ये इन लोगों की प्रॉपर्टी में से रिकवर करवाई जाएगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यानी नॉर्मल, अगर कोई मेजर हो ना, मेजर, मैंने अगर किसी के पैसे देने और ना दूं और मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट करार दे देगा। इंसॉल्वेंट का मतलब, इंसॉल्वेंट का एक फायदा है क्या, मैंने अब जो लोन लिया था वो वापस नहीं करना, लेकिन इसका नुकसान भी है क्या, मैं सारी उम्र कोई बिजनेस नहीं कर सकता, दूसरों से मांग तांग के गुजारा करना पड़ेगा मुझे, खुद से काम नहीं कर सकता। तो लेकिन मैं अगर पेमेंट ना करूं तो इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता। लेकिन अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है और वो पेमेंट नहीं करता, तो उसको इंसॉल्वेंट करार, यानी माइनर से पैसे उसी सूरत में इंसॉल्वेंट से रिकवर कर सकते हैं अगर उनकी प्रॉपर्टी। तो ये तीसरी कंडीशन भी लगा ले, फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर ये बात जी? अब पूछे, दोनों को इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जाता, अनसाउंड माइंड वाले को भी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हाँ लिखा हुआ, हाँ नोट्स में भी लिखा, बिल्कुल प्रॉपर्टी वाली बात है। यहां तक क्लियर?
ये वाली एग्जांपल तो मुझे लगता है हमने डिस्कस की हुई है कभी। रिंग वाले हैं, इमोशन, कनेक्टेड, मेमोरी, फौरन बता। बाकी कुछ है? ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर नहीं पता, लेकिन एग्जांपल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। रिंग गिरी, किसी शादी शिरकत करने के लिए गए, रिंग गिरी हुई मिली। अच्छा, डायमंड रिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता। रिंग हमने उठाई, जैसे ही रिंग उठाई, हमारे दरमियान में और रिंग के मालिक के दरमियान में एग्रीमेंट, ना हमने आपस में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की, ना उसने हमने उसे देखा, लेकिन फिर भी लॉ क्या कहता है? एग्रीमेंट। और इस तरह के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? खुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। खुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, लॉ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बताता है। जैसे लॉ ने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बताई ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नेसेसिटी तो गुड होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस दी जाएगी प्रॉपर्टी में से। ये बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है एक तरह से। उसी तरह अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका और रिंग के मालिक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप कहेंगे सर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तो बताएं। हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं। बताइए हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी लायबिलिटीज क्या हैं? हैं? हाँ, फोन नहीं करें, फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करें। फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करें। हाँ जी, लायबिलिटीज क्या है? एक, हमने उसको संभाल के रखना है, संभाल के रखे। और फिर ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है, ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है। संभाल के रखेंगे, ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, लॉ ये कहता है कि ये अगर ये लायबिलिटी होगी, राइट्स क्या है? जब ट्रू ओनर मिल जाए तो आपने उसको ये रिटर्न करना है। ये नहीं कह सकते मुझे तो अल्लाह ताला की जमीन से मिले थे, ये तो मेरी हो गई। ये नहीं, ट्रू ओनर को रिटर्न करना है। अच्छा, ये असल में है रिटेन करना है। यहां पे क्या लिखना चाह रहे थे हम? रेड नहीं है, चले कोई नहीं, इसके साथ ही काम। टू रिटेन, रिटेन लायबिलिटी क्या हुई हमारी? रिंग को संभाल के रखना है, ट्रू ओनर को ढूंढना है, और जब ट्रू ओनर मिल जाए उसे वापस करना। राइट्स क्या है? ये फाइंडर है ना, इसे कहते हैं फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड के हमने फाइंड किया, अब हमारे राइट के हम रिटेन करेंगे। अगर मैरिज हॉल का मालिक आ जाए, कहे भाई मिली तो आपके है ना, आपकी ना मेरी, लेकिन मैरिज हॉल तो मेरा है ना, मेरे मैरिज हॉल से आपको मिली तो मुझे ये राइट टू रिटेन मेरा है। अब बताइए, राइट टू रिटेन उस होटल के मालिक का है कि फाइंडर का है? फाइंडर का है, वो रिटेन करेगा। हाँ, अगर ट्रू ओनर को बड़ा ढूंढा और वो नहीं मिला, अगर उस दो सूरतों में बेच सकते हैं। अगर वो गुड्स की नेचर है पेरिशेबल, पेरिशेबल समझते हैं कि जो खराब हो जाए, जैसे रिंग की बजाय अगर पिज्जा मिला, हाँ, पहले हमने उसको संभाल के साइड पे रखना है, ऐलान करवाना है उधर कि भाई किसी का पिज्जा गुम, किसी की कोई चीज गुम हुई हो, पिज्जा नहीं कहेंगे, हर बंदा कहेगा मेरा पिज्जा गुम, किसी के कोई चीज गुम है तो आके ले ले, तब तक अपने पास रखेंगे। होटल वाला कहेगा पिज्जा मुझे दे दो, हम कहेंगे नहीं, हम खुद संभाल के रखेंगे। पेरिशेबल थोड़ी देर बाद पता चले कि खराब हो जाएगा, फिर आप खा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये नहीं, पहले नहीं खाना, पहले जिम्मेदारियां पूरी करके। या इसके लीगल चार्ज, अगर इसको ट्रू ओनर को ढूंढने में चार्जेस आपके 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड लग जाए, यानी फर्ज कीजिए रिंग की वैल्यू है 10,000 और ट्रू ओनर को ढूंढते आपके 6,666 रुपए लग जाएं, तो फिर उसके बाद, हालांकि ये पेरिशेबल नहीं है, लेकिन फिर आप इसको सेल कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन अगर 5, अच्छा आप मुझे बताइए, अच्छा यहां पे लॉ खत्म, पहले ये ज्यादा टॉपिक था, अब यहां में इसकी डिस्कशन, लेकिन एक एडिशन आप कहानी पॉइंट पे लेके चलते हैं, ट्रू ओनर को ढूंढ ही लेते हैं। आपने जब ऐलान करवाया तो आपको पता चला कि वहां पे कोई अजमल साहब हैं, वो कहने लगे अंगूठी मेरी है। आपने कहा लगती तो नहीं है, उसने कहा मेरी वालदा की आखिरी निशानी है। अगर वालदा की आखिरी निशानी हो तो आपने कहा अच्छा चले ठीक है, वो आखिरी निशानी हर जगह पे साथ लेके फिरता है ना, तो वो अगर उसको मिल, अब मुझे ये बताएं, आपके 5,000 खर्च हुए, ट्रू ओनर मिल गया, आपने उसको अंगूठी वापस कर दी, अब ट्रू ओनर की क्या लायबिलिटी है?
5,000 वापस करेगा आपको, ठीक है, जो आपके खर्चे हुए हैं। कहानी सारी समझ आ गई। इन शॉर्ट, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड कौन सा होता है? जिसको कोई गुम हुई चीज मिले। जैसे ही गुम हुई चीज आपने उठा ली, जैसे आपका और ट्रू ओनर के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया, इस एग्रीमेंट में आपकी लायबिलिटी क्या है? टेक केयर, उस चीज का ध्यान रखना है, ट्रू ओनर को ढूंढना है, और जब ट्रू ओनर मिल जाए तो उसको वो चीज वापस करनी है। आपके राइट्स क्या हैं? रिटेन कर सकते हैं। दुनिया में और कोई बंदा भी क्लेम नहीं कर सकता कि यार गुम हुई चीज है, तुम्हारे पास हुई, मेरे पास हुई, एक ही बात है, दोनों ही ओनर नहीं है। हम कहेंगे नहीं, रिटेन करने का राइट किसके पास है? सिर्फ फाइंडर के पास। और क्या फाइंडर इसको सेल कर सकता है? जब लॉफुल चार्जेस चीज की वैल्यू के 2/3 से ज्यादा हो जाए। क्लियर? अच्छा, मेरा ख्याल है आज के लिए यहां तक काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन भी। हाँ, एक आखिरी चीज, नोट्स नहीं मिले अभी? चले, जिनके रह गए वो 10 मिनट के बाद टीए रूम से ले लीजिएगा, फोटोकॉपी होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक आखिरी चीज, सो कहते हैं सर इंग्लिश लिखते हुए अल्फाज आगे पीछे हो जाएं, कोई अपने अल्फाज कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मीनिंग चेंज ना हो। अब एग्जामिनर कमेंट एक एग्जांपल दे रहा है, एक एग्जामिनर कमेंट्स में उसे एग्जांपल दी, आप खुद बताइएगा कि ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? क्या इसमें इंग्लिश चेंज होने से कंसेप्ट फर्क हो रहा है कि सेम है? क्योंकि रूल है इंग्लिश चेंज कर सकते हैं आप अगर मीनिंग सेम रहे। ये क्या लिखा हुआ है? उसने लिख दिया फाउंडर ऑफ लास्ट गुड। अब मुझे बताए फाइंडर में और फाउंडर में फर्क है कि नहीं है? हाँ, कहते हैं सिर्फ वो इसी की तो दूसरी फॉर्म है। नहीं नहीं नहीं, फाउंडर, कायदे आजम वाज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम ने फाइंडिंग नहीं की थी पाकिस्तान की, गिरा हुआ नहीं मिला था उनको। हाँ, गुम। तो फाइंडर में और फाउंडर में फर्क है। इसको फाउंडर ऑफ लास्ट गुड कहेंगे, कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको फाइंडर ही कहना है। क्लियर? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।